जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर 4 क्लास 10th का पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि एथेनॉल हो गया जिसको हम शराब कहते हैं और एथेनोइक एसिड। इन सब की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। उससे पिछली वीडियो में आपको बताया है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जो टॉपिक कवर करने थे वो सभी के टॉपिक कवर किए। अगर आप चैप्टर 1, 2, 3 अगर क्लास 10th का देखना चाहते हैं तो चैनल के ऊपर पढ़िए, उसको जाके आप देखिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4 चैप्टर 4 क्लास 10th। मैनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस, यानी कि बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इनवैल्यूएबल हैं। बट हेयर वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ 2 कमर्शियल इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। मतलब कार्बन कंपाउंड्स कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, कुछ हमारे लिए वेस्ट होते हैं। बट आज हम 2 ऐसे कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो इकोनॉमिकली और कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडस्ट्रियल यूजेस में आते हैं और कमर्शियल यूज़ में आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एथेनॉल है और एथेनोइक एसिड है। अगर आपने नॉमेनक्लेचर वाली मेरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि एथेनॉल हम किस चीज़ को कह रहे हैं, यानी कि एथ और OH का जो हमारा अल्कोहल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, उसको इथेन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा एथेनॉल बनता है। एथेनॉल इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो एथेनॉल एक केमिकल है या तुम कह सकते हो शराब है, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रेफ़र करो टेबल 4.1 को फॉर द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल। और एथेनॉल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट टेबल 4.1 में दे रखा हुआ है। एथेनॉल इज़ कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। एथेनॉल को कॉमनली हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। और साथ में जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक है उसका ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है, यानी कि ये उसमें मौजूद होता ही होता है। इन एडिशन बिकॉज इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, और ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब ये अपने अंदर बहुत कुछ भी घोल सकता है जो इसके नेचर की है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। यानी कि इसके घुलनशील नेचर, इसका बहुत बढ़िया सॉल्वेंट का नेचर होने के कारण एथेनॉल को हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है। टिंचर आयोडीन का बनाने में बहुत यूज़ होता है। कफ सिरप्स के अंदर एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। एथेनॉल इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम एथेनॉल को मिलाएं वाटर के अंदर, कम मिलाएं या ज़्यादा मिलाएं, ये ईजिली उसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, यानी कि थोड़ा सा भी तुम एथेनॉल कंज्यूम करोगे, थोड़ा सा भी एथेनॉल तुम कंज्यूम करोगे तो तुम्हारे के साथ ड्रंकनेस यानी कि नशा होगा, तुमको नशा चढ़ जाएगा थोड़े से एथेनॉल को कंज्यूम करने से। इवन तो दिस practice is condemned, it is a social वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, यानी कि एथेनॉल का कंजप्शन एक बहुत ही कॉमन यूज़ है। मतलब लोग इसको यूज़ करते हैं और ये कंडेम्ड है, यानी कि इसको बुरा माना जाता है। और लोग इसको पीकर अलग अलग मतलब अपना होश खो देते हैं, अलग अलग चोरियाँ करते हैं, लोगों को मारते हैं, क्योंकि वो अपना होश खो देते हैं एथेनॉल को पीने के बाद या शराब पीने के बाद। However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal। यानी कि अगर तुम डाइल्यूट एथेनॉल को पीते हो थोड़ा सा भी तो तुमको ड्रंकनेस होगी, नशा चढ़ेगा। पर थोड़ा सा भी तुम अगर कंसनट्रेटेड और प्योर एथेनॉल पी लेते हो तो तुम्हारे लिए ये लीथल साबित हो सकता है, यानी कि ये तुम्हारे को डेथ कॉज भी कर सकता है और तुम मर भी सकते हो। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि अगर लगातार तुम अल्कोहल की कंजप्शन करो तो तुम्हारे साथ हेल्थ डिसीज़ बहुत सी देखने को मिलेंगी। तुम्हारे लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ेगा एथेनॉल के कारण। हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, जैसे कि रिएक्शन विद सोडियम देखेंगे, एक्टिविटी 4.6 करेंगे, उसके बाद हमें समझ आने वाली है। और इसको टीचर के डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ही, यानी कि टीचर ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा एक्टिविटी 4.6। ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम अबाउट द साइज ऑफ कपल ऑफ ग्रेन्स ऑफ राइस इनटू ए एथेनॉल, यानी कि एब्सोल्यूट एथेनॉल, यानी कि प्योर एथेनॉल में तुमने एक चावल के दाने इतना सोडियम का एक पीस उसके अंदर डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और तुमने ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। हाउ विल यू टेस्ट द गैस इवॉल्व, और उसके अंदर से जो गैस निकलेगी वो तुम कैसे उसको टेस्ट करोगे कि ये कौन सी गैस है।
पहले इस रिएक्शन को देखते हैं कि अगर हम सोडियम के पीस को अल्कोहल यानी कि एथेनॉल के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा। अगर सोडियम को ऐड करते हैं एथेनॉल के अंदर तो हमें एक सोडियम एथॉक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब एथेनॉल के साथ सोडियम रिएक्ट करता है तो ये रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। विद एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट्स इन सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि एथेनॉल के साथ जो अदर प्रोडक्ट्स निकलते हैं हाइड्रोजन के साथ वो होता है सोडियम एथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विद विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। यानी कि हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कैन यू रिकॉल, क्या तुम याद कर सकते हो, विच अदर सब्सटेंस यानी कि कौन सा और सब्सटेंस है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। यानी कि हमने पीछे पढ़ा है कि मेटल के साथ एक और चीज़ जब रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, वो क्या है, वो एसिड है। जब तुम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ये तुम्हारा रिवीजन के लिए हो गया। सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन with excess concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol to give ethene। अगर तुम्हें एथेनॉल से इथीन बनाना है या तुम कह सकते हो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो तुम क्या करोगे, एथेनॉल के अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। एक चीज़ तुम्हें नोट करनी पड़ेगी कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो किसी को भी डिहाइड्रेट कर देता है। यानी कि कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसको डिहाइड्रेट कर देगा, यानी कि उसके अंदर से H2O निकाल देगा। तो तुम ध्यान से देखोगे एथेनॉल यानी कि CH3CH2OH के अंदर से जब H2O निकलता है, H2O निकालने का काम कौन कर रहा है, कंसनट्रेटेड हॉट H2SO4 H2O को एथेनॉल के अंदर से निकाल रहा है और यहाँ पे बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन बन रहा है जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और ये होगा कैसे, एक जगह से OH निकलेगा, एक जगह से H निकलेगा और वो दोनों बॉन्ड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जो कि मैं तुमको ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे CH2 है, एक H यहाँ से निकल गया, साथ में CH2 यहाँ पे था और इसने OH के साथ बॉन्ड बना रखा है यहाँ पे H के साथ, ये दोनों बॉन्ड हट गए H2O के फॉर्म में, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड खाली हो जाएगा। और जैसे ये दोनों बॉन्ड खाली मिलेगा, इनके साथ जुड़ने के लिए जब कुछ नहीं होगा तो ये दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और बना लेते हैं इथीन। यानी कि तुम्हें क्या सीखने को मिला कि अगर तुम्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है किसी अल्कोहल से तो तुमने कंसनट्रेटेड हॉट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करोगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, उसके अंदर से H2O निकल जाएगा और बन जाएगा इथीन। यानी कि हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 का वर्क क्या है, किसी भी कंपाउंड को डिहाइड्रेट कर देना और उसके अंदर से H2O निकाल देना। The concentrated sulfuric acid can be regarded as dehydrating agent which removes water from ethanol। वही मैंने जैसा बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड को तुम क्या कहोगे, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि वो दूसरों को क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है, उसके अंदर से H2O निकाल देता है। जैसे LIC एजेंट है, वो LIC दूसरों की करता है, वैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो दूसरों को डिहाइड्रेट कर देगा। अब बात करते हैं, डू यू नो हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। अब बात करेंगे कि जो लोग शराब पीते हैं उनको किस तरीके से अल्कोहल अफेक्ट करती है। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड इट टेंड्स टू स्लो द मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि जब लार्ज क्वांटिटी में कोई अल्कोहल को कंज्यूम करता है तो उसकी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो अंदर प्रक्रिया चल रही है, पाचन प्रक्रिया, जो भी प्रक्रिया चल रही है, मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको भी एथेनॉल या अल्कोहल स्लो कर देता है, यानी कि डिप्रेस कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और मेंटल कन्फ्यूजन, ड्रोवनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनल स्टूपर। यानी कि जब तुम अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो ये तुम्हारे दिमाग पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके इफ़ेक्ट करेगा और तुम्हारी कोऑर्डिनेशन की पावर को ख़त्म कर देगा। इसीलिए जब भी तुम कोई नशेड़ी को देखोगे जो शराब पीता है तो वो चल नहीं पाता ढंग से। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन पे जाके जब अफेक्ट करता है तो जो ब्रेन का पार्ट हमारी बॉडी की बैलेंसिंग में यूज़ होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसके कारण से जो भी शराबी होते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं नाले में गिर जाते हैं, कहीं कूड़े में जाके गिर जाते हैं, सिर्फ शराब पीने के कारण से। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्सड विदाउट
releasing that his sense of judgment, sense of timing, and muscular coordination have been seriously impaired। यानी कि शराब पीने से क्या होगा, तुम रिलैक्स्ड फील कर सकते हो विदाउट सेंस ऑफ जजमेंट के। सेंस ऑफ टाइमिंग, तुम्हें समय का खबर नहीं रहेगा, तुम कुछ जज नहीं कर पाओगे, तुम्हारा मसल कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथनॉल इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी कैन कॉज डेथ। अब देखो, तुम्हें केमिस्ट्री स्टूडेंट होने के कारण ये एक चीज़ पता होना चाहिए, मेथनॉल और एथेनॉल में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि एथेनॉल में CH3 CH2OH है, मेथनॉल में CH3OH है। तो इतने से डिफरेंस से तुम्हारी डेथ हो सकती है। अगर एथेनॉल को पियोगे तो तुम ड्रंकनेस में चले जाओगे, पर उसी के एक होमोलोगस सीरीज़ कम पियोगे, यानी कि मेथनॉल पी लोगे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, मेथनॉल कॉज डेथ भी कर सकता है तुम्हारे को मेथनॉल से। मेथनॉल इज़ ऑक्सीडाइज टू मिथेनॉल इन द लिवर। अगर तुम मेथनॉल पियोगे तो वो मेथनॉल तुम्हारे लिवर में जाएगा और वहाँ पे उसके साथ ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, जिसके कारण वो मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप हमें पता है COH होता है। तो वो क्या होगा, मेथनॉल से, यानी कि अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तुम्हारे लिवर के अंदर। और मिथेनॉल रिएक्ट रैपिडली विद कंपोनेंट ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो मेथनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं। इट कोआगुलेट द प्रोटोप्लाज्म, और जो तुम्हारे सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसके क्लॉट बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोआगुलेट हो जाते हैं। इन मच द सेम वे एन एग इज़ कोआगुलेट बाय कुकिंग। जिस तरीके से अंडे को हम बॉईल करते हैं तो पहले तो अंडा सॉफ्ट रहता है, अगर तुम तोड़ो तो लिक्विड निकलेगा, पर जैसे ही तुम उसको बॉईल करते हो तो जिस तरीके से वो सख्त हो जाता है, उसी तरीके से मेथनॉल तुम्हारे लीवर के अंदर जाके सेल के अंदर जाके प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, मेथनॉल ऑल्सो अफेक्ट ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस, जिसके कारण तुम्हारी डेथ हो सकती है। और मेथनॉल और क्या करता है, तुम्हारी ऑप्टिक नर्व, यानी कि जो तुम्हारे आँखों की नसें हैं उसमें ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। कई लोग मेथनॉल से नहीं मरते हैं, पर क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी, एट दी एंड डेथ हो जाएगी। एथेनॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। एथेनॉल का हमारे जो इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये सॉल्वेंट के लिए भी काम करता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी बहुत यूज़ है इसका। टू प्रिवेंट द मिस यूज़ ऑफ एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, इट इज़ मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मेथनॉल टू इट। अब देखो, पहले शुरू में क्या हुआ कि एथेनॉल को यूज़ किया जाता था इंडस्ट्रीज़ में, और अभी भी यूज़ किया जाता है, पर पहले एथेनॉल को नॉर्मली यूज़ किया जाता था जिस तरीके से अल्कोहल है। यानी कि तुम फैक्ट्री किसी में काम कर रहे हो 20 साल पहले, 30 साल पहले, और उसके अंदर एथेनॉल है, तो उस एथेनॉल को जो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आया, तुम उसको पी भी सकते थे और आराम से नशे का एंजॉय कर सकते थे। बट आजकल क्या है कि एथेनॉल के साथ एक पॉइजनस मेथनॉल भी मिला देते हैं ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। अगर कोई पिएगा भी तो उसकी डेथ हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं हम जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उधर एथेनॉल आ रहा है तो हम पी भी सकते हैं। इस ज़माने में अब तुम पियोगे तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर मेथनॉल मिला हुआ आता है जो कि डेथ कॉज कर सकता है। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर दी एल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड ईजली। डाइज आर ऑल्सो एडेड, किसके अंदर डाला जाता है, अल्कोहल के अंदर ब्लू कलर डाला जाता है ताकि उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ भाई ये अल्कोहल। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। और उसको कौन सा अल्कोहल कहेंगे, डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। अब मोर टू नो अल्कोहल एज अ फ्यूल। अब तुम अल्कोहल एज अ फ्यूल कैसे यूज़ कर सकते हो। शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि जो शुगर कैन होते हैं वो मोस्ट एफिशिएंट प्लांट हैं जो कि सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। शुगर कैन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलास विच इज़ फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल। यानी कि शुगर कैन के जूस को मोलास, और जो मोलास होता है जो जैसे शुगर कैन की जो रस निकालने के बाद जो झाड़ियाँ बचती हैं उससे भी अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। और अगर तुम गांव वगैरह में रहते हो तो तुम्हें पता भी होगा कि किस तरीके से शुगर कैन से शराब बनाई जाती है। तो उस मोलास को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, और फर्मेंट करने के बाद जिस तरीके से अचार हम पिकल्स बनाते हैं, जिस तरीके से पिकल्स को फर्मेंट किया जाता है, थोड़ा बहुत वही प्रोसेस है यूज़ करके इसको फर्मेंट करते हैं और उसके बाद उससे अल्कोहल बनाया जाता है। सम कंट्रीज़ नाउ यूज़ अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ ए
clearer fuel which give rise to only carbon dioxide and water on burning in a sufficient air। यानी कि कई कंट्रीज़ क्या करती हैं, पेट्रोल के साथ अल्कोहल भी ऐड करती हैं, जिससे एक क्लियर फ्यूल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ वाटर रिलीज़ होता है उस फ्यूल के अंदर, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाए। अब एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस को तुमने देख लिया है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉइक एसिड, यानी कि एथेनॉइक एसिड का कमर्शियल यूज़ और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एथेनॉइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, यानी कि एथेनॉइक एसिड को कॉमनली हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, हमने पीछे पढ़ रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। और तुम्हें पता है एसिटिक एसिड विनीगर को भी कहा जाता है, विनीगर के अंदर भी एसिटिक एसिड पाया जाता है। और तुम्हें पता है विनीगर को तुम बर्गर में डालते हो, नूडल्स में डालते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें विनीगर से तुम बनाते हो। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज़ कॉल्ड विनीगर, यानी कि एसिटिक एसिड को विनीगर हम नहीं कहते हैं। 5 से 8% सोल्यूशन अगर एसिटिक एसिड का हम वाटर के अंदर मिला दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम विनीगर कहते हैं। एंड इज़ यूज्ड वाइडली एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल, और विनीगर को और कहाँ हम यूज़ करते हैं, अचार के अंदर प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। अचार के अंदर हम विनेगर डालते हैं फॉर प्रिजर्वेटिव। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनॉइक एसिड इज़ 290 केल्विन एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 290 केल्विन है। और इसके कारण क्या होता है, ठंडियों में कई कभार एथेनॉइक एसिड जो होते हैं वो फ्रीज़ कर जाते हैं। दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इसी कारण से इनको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़ कर जाते हैं, इसलिए हमने इसका नाम ग्लेशियल रखा है, जिस तरीके से ग्लेशियर फ्रीज़ होते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं उनके नाम से पता लग रहा है कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड लाइक HCl विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड, यानी कि जो आयनिक एसिड हैं जैसे कि मिनरल एसिड हैं, जैसे कि HCl एक मिनरल एसिड है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, या कह सकते हो विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, यानी कि H+ और Cl नेगेटिव में आयनाइज्ड हो जाएगा। बट जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं और आयनाइज्ड नहीं हो पाते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी 4.7 में लिखा है, कंपेयर द pH ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग बोथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि लिटमस पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करके ये बताओ कि डाइल्यूट एसिटिक एसिड का pH कितना है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना है। आर बोथ एसिड इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, और लिटमस टेस्ट से इन दोनों को इंडिकेट करो एसिड को। डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वल स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो दोनों के बारे में इक्वली बता रहा है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और हमें पता लग गया कि HCl ज़्यादा एसिडिक है और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं। ये एक्टिविटी करने के बाद एक्टिविटी 4.8 में क्या बोल रहा है कि हमें 1 ml एथेनॉल लेना है जो कि एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा, एंड 1 ml ग्लेशियल एसिडिक एसिड अलॉन्ग विद ए फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब लेना है हमको। वार्म इन ए वाटर बाथ फॉर एटलीस्ट 5 मिनट एज शोन इन फिगर 4.11, और वाटर बाथ में इसको बॉईल करना है। जैसा कि मैंने बताया पिछली वीडियो में भी बताया था कि वाटर बाथ का मतलब क्या होता है, एक कटोरे में तुमको पानी लेना है जो कि केमिस्ट्री का कटोरा होगा, उस कटोरे में पानी लेके उस पानी को खौलाना है और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रख देना, और उस हिसाब से तुम्हें बॉईल करना है। पोर इनटू अ बीकर कंटेनिंग 20 to 50 ml ऑफ वाटर एंड स्मेल द रिजल्टिंग मिक्सचर, और एक बीकर में तुमको 20 से 50 ml वाटर लेना है और उसके अंदर वो बीकर में जो पोर कर देना है अपना जो मटेरियल है, और उसको स्मेल करना है, और वहाँ पे देखना है तुमको क्या देखने को मिल रहा है। रिएक्शन ऑफ एथेनॉइक एसिड, अब वही जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो रिएक्शन है उसका रिजल्ट क्या है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि एसिड और अल्कोहल को जब तुम मिलाते हो तो एस्टर्स का, मोस्टली एस्टर्स का फॉर्म, यानी कि एस्टर्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। एथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर, यानी कि एस्टर की फॉर्मेशन कब होती है, जब कोई एसिड
और कोई अल्कोहल का ग्रुप यानी कि एथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में, तो हमारे पास एस्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर रिएक्शन लिख रखी है जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए, एथेनोइक एसिड प्लस एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव्स एस्टर। एस्टर का तुम ध्यान देखोगे ये ईथर नहीं है, कीटोन नहीं है, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि ये एक एस्टर है। एस्टर का जो मेन पहचान क्या है, C डबल बॉन्ड O और उसके बगल में भी O रहेगा, तो ये एस्टर बन जाएगा और प्लस H2O हमें देखने को मिलता है। जर्नली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, यानी कि जब तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट तुमने कौन सा किया है 4.8, जब तुम एसिड और एथेनॉल को मिक्स करोगे तो तुम उसको स्मेल करोगे तो फ्रूटी स्मेल आएगी और बहुत ही प्यारी स्मेल आएगी, और इससे तुम्हें आइडेंटिफाई कर लोगे कि तुम्हारे पास एस्टर का फॉर्मेशन हुआ है। जब भी एस्टर बनता है तो बहुत प्यारी स्मेल आती है, बहुत स्वीट स्मेल आती है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। और एस्टर्स को हम केमिकली किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर, किसी सब्सटेंस को फ्लेवर देने के लिए और परफ्यूम बनाने के लिए भी एस्टर को यूज़ किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड which is an alkaline, the ester is converted to back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid। और अगर तुम्हें उस एस्टर को दोबारा से पीछे पीछे ले जाना है, यानी कि किस में कन्वर्ट करना है, एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, सिंपली तुमने उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक एल्कलाइन, पिछले चैप्टर में मैंने बता रखा है, जो मैंने 1 2 3 चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है और वो एल्कलाइन क्या होता है, ये सभी कुछ मैंने बताया है। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको अल्कलाइन कहते हैं। और जैसे ही तुम किसी एस्टर को कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, किस तरीके से किया तुमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के, तो वो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा एस्टर, जब तुम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज स्पोनिफिकेशन बिकॉज इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन कहते हैं, और इसको हम साबुन बनाने के प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, ये वाला रिएक्शन जो अभी मैंने तुमको बताया है। सोप आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि सोप किससे बने हैं, सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स के लॉन्ग चेन होते हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ पे तुम देखोगे CH3COO C2H5 को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो तुम क्या देखोगे, एस्टर को जब हमने NaOH यानी कि एल्कलाइंस के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या आ रहा है, C2H5OH और CH3COO Na मिला हमें, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिल रहा है और एथेनॉल मिल रहा है। रिएक्टिंग विद ए बेस लाइक मिनरल एसिड, एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव अ सॉल्ट, यानी कि सोडियम इथेनोएट एंड कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट एंड वाटर। यानी कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तुम रिएक्ट करवाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो वहाँ पे मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, जैसा कि CH3COO Na दिख रहा है तुमको, और प्लस H2 हमको देखने को मिलेगा। What does ethanoic acid, how does ethanoic acid react with carbonates and hydrocarbonates? यानी कि एथेनोइक एसिड जो है वो कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट। चलो इस चीज़ को पता लगाने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें ये चीज़ पता लगेगी। 4.9 में तुम देखोगे एक सेटअप, हमने अपैरेटस को सेटअप करना है जिसके अंदर क्या है, चैप्टर 2 का एक्टिविटी 2.5 का सेटअप अपैरेटस लेना है हमको। टेक अ स्पैचुला ऑफ फुल सोडियम कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट एथेनोइक एसिड। यानी कि एक स्पैचुला में, केमिस्ट्री वाले चम्मच में तुमने क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट ले लेना है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और 2 ml डाइल्यूट एथेनोइक एसिड उसके अंदर डालना है। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, पास द गैस प्रोड्यूस्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। और जो लाइम वाटर के अंदर से गैस को पास करना है, क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, कैन द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन बिटवीन एथेनोइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट बी आइडेंटिफाई बाय दिस टेस्ट। और किस टेस्ट से तुम इसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी गैस है, और क्या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इंस्टेड। चलो यहाँ पे अलार्म मेरा बज गया था। क्या क्या कहाँ पे थे हम,
हाँ, इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ, जैसे हमने कार्बोनेट्स के साथ ये एक्टिविटी की है वैसे ही सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ हमने करना है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। जब एथेनोइक एसिड को तुम कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाओगे या हाइड्रोकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करवाओगे, क्या देगा वो? टू गिव राइज टू ए सॉल्ट। वो क्या बनाएगा? एक सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और वाटर रिलीज़ करेगा। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज़ कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। और जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से, एथेनोइक एसिड को इन दोनों के साथ रिएक्ट करवाने से, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको सोडियम एसीटेट कहेंगे। ये दोनों रिएक्शन दे रखी है जो कि तुम्हें याद होनी चाहिए। और यहाँ पे तुम लास्ट में देखोगे कि H2O और CO2 हमारा प्रोड्यूस हो रहा है और ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में। ये क्वेश्चन तुमने करने हैं। और उसके बाद बात कर रहे हैं हम सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में, यानी कि सोप के बारे में हम बात करेंगे और डिटर्जेंट्स के बारे में बात करेंगे और कैसे कोई सोप या डिटर्जेंट हमारे कपड़े से दाग हटा देता है, इसके पीछे क्या साइंस है वो हम देखेंगे। एक्टिविटी 4.10 हम देखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमने 10 ml वाटर लेना है 2 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर और उसके अंदर एक ऑयल ड्रॉप डाल देना है। ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल सकते हो तुम, बोथ टेस्ट ट्यूब एंड लेबल कर देना है A एंड B, यानी कि दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml वाटर लेने के बाद एक ड्रॉप ऑयल का डाल देना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर और A B लिख देना है दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर। टेक टेस्ट ट्यूब B एंड ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन। और जो टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर सोप सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप डालने हैं। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विग्रसली फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। और दोनों जो हमारे टेस्ट ट्यूब हैं जिसके अंदर सोप डाला और जिसके अंदर सोप नहीं डाला है, उन दोनों को एकदम कस के शेक करना है। और उसके बाद क्या करोगे तुम? कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप द शेकिंग दैम। यानी कि क्या तुम देख सकते हो कि जो ऑयल और वाटर का सेपरेशन है वो इमीडिएटली तुमको दिख रहा है दोनों टेस्ट ट्यूब में। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, उसको परेशान नहीं करना, टेस्ट ट्यूब को शांति से रख दो और कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करो। डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट? क्या दोनों में ऑयल लेयर सेपरेट हो चुकी है? इन विच टेस्ट ट्यूब डज दिस हैपन फर्स्ट? और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये चीज़ पहले हो रही है? दिस द एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफ़ेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। और ये एक्टिविटी जब तुम करोगे तो तुम्हें क्लीनिंग ऑफ द सोप का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। मोस्ट डर्ट इज़ ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। मोस्ट ऑफ द डर्ट कैसे होते हैं? ऑयली होते हैं। और हमें पता है कि ऑयल के अंदर या ऑयल वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो सोप के मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के बने होते हैं? सोडियम पोटाशियम के बने होते हैं, जो कि लॉन्ग चेन होते हैं किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। द आयोनिक एंड ऑफ सोप इंटरैक्ट विद वाटर। यानी कि जो आयोनिक होता है जिस पे चार्ज होता है, वो जो एंड है सोप का वो वाटर के साथ इंटरैक्ट करता है। वाइल द कार्बन चेन इंटरैक्ट विद ऑयल। और जो कार्बन चेन होता है वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करता है। द सोप मॉलिक्यूल डज फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। और जो सोप मॉलिक्यूल है वो ऑयल के चारों तरफ मिसेल बना लेता है, जैसा कि तुम 4.12 में देख रहे हो। यहाँ पे अब तुम ध्यान से देखो, सोडियम जो गोल सा है वो सोडियम है और जो ये लंबी सी चेन है वो किसकी चेन है? कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। अब तुम्हें पता है कि जो हमारा वाटर है वो भी पोलर नेचर का होता है और जो सोडियम है उसके ऊपर भी चार्ज है। इसके कारण से जो हमारा जो सोडियम वाला पार्ट है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और ये जो चेन वाला पार्ट है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसके कारण क्या होता है कि इसके चारों तरफ गोल सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ऐसा भी तुम कह सकते हो कि जो सोडियम वाला पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, यानी कि वाटर लविंग है। और जो ये चेन वाला स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर नॉट लविंग या हेटिंग कह सकते हो तुम, हाइड्रोफोबिक है। इसके कारण से ये स्ट्रक्चर बन जाती है। और जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनती है, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट वाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। यानी कि जो ऑयल ड्रॉप की तरफ जो एंड होता है वो क्या होता है, जो ऑयल ड्रॉप की तरफ एक एंड होगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन का, और आयनिक एंड किसके तरफ होगा? वाटर के साइड होगा। दिस फॉर्म एन इमल्शन
इन वाटर, और ये क्या फॉर्म करता है, वाटर के अंदर इमल्शन फॉर्म करता है। द सोप मिसेल डज हेल्प इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आउट क्लॉथ्स क्लीन, और इसके कारण से हमारा जो क्लॉथ होता है वो साफ़ हो जाता है। जब ये चारों तरफ से ऑयल ड्रॉप को जकड़ लेते हैं, और जैसे ही जकड़ लेते हैं तो हम जैसे ही पानी इसके ऊपर गिराते हैं या हल्का सा रब करते हैं, जो ऑयल ड्रॉप को लेकर साथ में बाहर निकल आते हैं, जिसके कारण से हमारा जो कपड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ़ यू डिज़ोल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जब हम इस सोप को डिज़ोल्व करें तो उसका स्ट्रक्चर क्या तुम बना सकते हो। मिसेल के बारे में देखोगे तो तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, सोप मॉलिक्यूल्स इन विच द टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, वन इज़ हाइड्रोफिलिक दैट इज़ इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, यानी कि हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाइल द अदर एंड हाइड्रोफोबिक जो है वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। व्हेन सोप इज़ एट द सरफेस ऑफ वाटर, the hydrophobic tail of the soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of the water with the ionic end in the water, the hydrocarbons tail protruding out the water inside water. Thus molecules have unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. Thus the cluster of the molecule in which the hydrophobic tail are initiator of the cluster of the ionic ends are on the surface of the cluster. This formation is called micelle. Soap is the form of micelle is able to clean, since the oily dirt will be collected in the center of the micelle. The micelle stay in the solution as collide and will not come together to precipitate because of ion repulsion. Thus, the dirt suspended in micelle is also easily rinsed away. The soap micelle are large enough to scatter light, hence a soap solution appears cloudy. यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीस देख सकते हो या ऑयल ड्रॉप देख सकते हो, जो ये फॉर्म है, जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, जो सोडियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या करता है, चारों तरफ से उसको घेरता है, और जैसे ही वो चारों तरफ से उसको घेर लेता है तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किसकी तरफ रहता है, पानी की तरफ रहता है, हाइड्रोफोबिक ऑयल की तरफ रहता है। और जब ये चारों तरफ से एक दूसरे को जकड़ लेते हैं तो हल्का सा फोर्स लगाने पर हल्का सा वाटर को हम जब बहवाते हैं या उसके ऊपर से निकालते हैं तो हमारी डर्ट निकल के बाहर आ जाती है और हमारे कपड़े क्लीन हो जाते हैं, और इसको कहते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सोप। यस, इफ़ेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग, यानी कि क्लीनिंग में सोप का इफ़ेक्ट है। एक्टिविटी 4.11 और 4.12 देखेंगे। हमें 10 ml डाइल्यूट वाटर लेना है, और रेन वाटर हो तो अच्छा रहेगा, एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर लेना है। ट्यूबवेल से ले सकते हो, हैंड पम्प से ले सकते हो, और उन दोनों को टेस्ट ट्यूब में सेपरेट कर लेना है। यानी कि हार्ड वाटर क्या है, जैसे उत्तराखंड में रहते हो तो तुम्हें नॉर्मली हार्ड वाटर मिल जाएगा, और बारिश का पानी अगर बारिश हो तो तुम्हें ले लेना है। हार्ड वाटर में क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। ऐड ए कपल ऑफ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन इन बोथ, दोनों में सोप सोल्यूशन दोनों डाल देना, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उन दोनों टेस्ट ट्यूब को विगरसली शेक करना है इक्वल पीरियड टाइम के लिए, और ऑब्जर्व करना है द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड, यानी कि कितना झाग बन रहा है उसके अंदर। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फॉर्म, और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम ज़्यादा फॉर्म देखोगे। ऑब्वियसली तुम हार्ड वाटरों के अंदर कम फॉर्म देखोगे, इसका कारण अभी पता लगेगा तुम्हें। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, और किसके अंदर वाइट कर्डी बचा कुचा प्रेसिपिटेट देखोगे। नोट फॉर द टीचर, इफ़ हार्ड वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इन योर लोकेलिटी, प्रिपेयर सम हार्ड वाटर बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फेट क्लोराइड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इन वाटर। ये सिर्फ टीचर के लिए, यानी कि अगर तो हार्ड वाटर नहीं मिलेगा, अब तुम रह रहे हो किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे हार्ड वाटर नहीं मिलता, उत्तराखंड में नहीं रह रहे तुम, उत्तर प्रदेश में नहीं रह रहे, तो वहाँ पे हार्ड वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ पे नहीं रह रहे तो तुम कैसे हार्ड वाटर प्रिपेयर करोगे। तो ये मेथड यूज़ करके हार्ड वाटर प्रिपेयर किया जा सकता है, और हार्ड वाटर को बनाने वाली चीज़ें यही हैं जो कि पहले से डिज़ोल्व आती हैं। एक्टिविटी 4.12 में क्या लिखा हुआ है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, तुम्हें 10 ml में हार्ड वाटर डालना है, दोनों के अंदर हार्ड वाटर डालना है, और फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन 1 में डालना है, और 5 ड्रॉप ऑफ डिटर्जेंट
सॉल्यूशन अदर में डालना है, यानी कि एक में सोप सॉल्यूशन डालना है, एक डिटर्जेंट डालना है, और उन दोनों को शेक कर लेना है सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और दोनों टेस्ट ट्यूब के लिए कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कितना अमाउंट ऑफ फोम क्रिएट हो रहा है ये भी तुम्हें बताना है। और और किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कर्डी सॉलिड फॉर्म हो रहा है, यानी कि कर्ड जैसा एक लेयर फॉर्म हो रहा है, वो तुम्हें बताना है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद डिफ़िकल्टी एंड एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। यानी कि तुम देखोगे कई बार हम नहाते हैं, कई बार पानी ऐसा होता है कि नहा रहे हैं पर झाग ज़्यादा नहीं होती है, और स्कम यानी कि वाइट सा कुछ बच रहा है, वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, बस हम नहा रहे हैं उस जगह पे फैलता जा रहा है वाइट सा, उसको स्कम कहते हैं। दिस इज़ कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये स्कम बनाते हैं, विच कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर। और इसके कारण क्या होता है, वाटर की हार्डनेस होती है और ये हार्ड वाटर हो जाता है। हैंस यू नीड टू यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। और हार्ड वाटर इसके कारण तुम्हें ज़्यादा सोप लगाना पड़ता है अपनी बॉडी के ऊपर। दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लीनिंग एजेंट। और इसीलिए हार्ड वाटर को टैकल करने के लिए डिटर्जेंट बनाए गए हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए। यानी कि डिटर्जेंट को अगर तुम हार्ड वाटर के अंदर यूज़ करोगे तो आराम से झाग वहाँ पे बन जाता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड आयन एक्सेट्रा। बोथ हैव लॉन्ग कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन। द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और जब तुम डिटर्जेंट यूज करते हो हार्ड वाटर में तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के साथ इन हार्ड वाटर, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट्स आर यूजली यूज टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लॉथ्स। यानी कि यहाँ से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि अगर तुम्हारे उधर, जैसे तुम जिस एरिया में रह रहे हो उधर हार्ड वाटर है, तो तुम्हें साबुन जब लगाते होगे, अगर नहाने के लिए भी यूज़ कर रहे हो या कपड़े धोने के लिए साबुन यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे झाग कम बनता है। इसीलिए तुम्हें डिटर्जेंट्स यानी कि सर्फ़ का यूज़ करना पड़ जाता होगा और हार्ड वाटर से कपड़े धोने के लिए। पर जिस एरिया में तुम रह रहे हो, जैसे नॉर्मल एरिया में रह रहे हो जहाँ पे पानी हार्ड वाटर वाला नहीं है, तो वहाँ पे तुम देखोगे आराम से कोई भी साबुन यूज़ करो, शैम्पू यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, हार्ड वाटर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे झाग आराम से हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर, कि वहाँ पे हार्ड वाटर होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। पर तुम जब पंजाब में आते हो, लुधियाना जैसे शहरों में आते हो या कहीं और जहाँ पे हार्ड वाटर नहीं है, उसमें सॉफ्ट वाटर मिलेगा जो कि आराम से तुम थोड़ा सा भी साबुन लगाओगे बहुत ज़्यादा झाग देखने को मिलता है। तो आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ आया हो। ये क्वेश्चंस तुमने लगाने हैं, ये समरी तुमने पढ़नी है खुद और इसके नोट्स बनाने हैं इन वीडियोज़ को देखकर, और ये तुम्हारे क्वेश्चंस बनने चाहिए। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से डिटेल में समझाई है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।